हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर पूरी की पूरी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो आज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं स्पेशली यूपी बोर्ड के सिलेबस को, जिसमें हम देखेंगे कक्षा 10वीं के, ठीक है, सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि पार्ट 2। और इसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा नाम आकाश राहंगडाले है और मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पर एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया होगा। तो इसके दो ऑप्शन हैं। आपको यदि डिटेल्ड रिवीजन चाहिए तो इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस और वन शॉट वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाइए और वहां से देख लीजिए। पर यदि आपका एक बार रिवीजन हो चुका है तो हम जल्दी से एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। अपना पेन और कॉपी जो है उसे रेडी कर लीजिए और जितनी चीजों को मैं जल्दी से आपको बताने वाला हूं उसको अपनी कॉपी में आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो सवाल लगाने में हमें बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और हेल्प भी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं ये जो पूरा चैप्टर है इसकी जो कहानी है वो क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए भाई, आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम कवर कर रहे हैं तीन दोस्तों की कहानी, यानी कि थ्री इडियट्स। कौन से? तो भाई एक तरफ अम्ल है, दूसरी तरफ क्षार है और तीसरी तरफ आपका जो है नमक यानी कि लवण है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा, ये जो रिवीजन वाला पोर्शन है इसको मैं बहुत ज्यादा फास्ट करने वाला हूं, क्योंकि हमें लगाने हैं क्वेश्चंस, है ना। हमें जो चैप्टर के अंदर का कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस क्वेश्चन लगाने के लिए कुछ जानकारी जरूरी होती है, हम उसको जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात किसकी हो रही है? अम्ल की बात हो रही है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 और आपका यहां पर क्या हो गया भाई? तो इथेनोइक एसिड भी हो गया। कुछ इसी तरीके से हमारे पास है बेस यानी कि क्षार, NaOH, KOH या NH3 हो गया, जिसको आप अमोनिया भी कहते हो, है ना। कुछ और हैं जैसे कि आपके पास सॉल्ट है, लवण है। बात समझ में आ रही है? तो इन तीन चीजों को इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। अम्ल है, क्षार है, लवण है। सबके मैंने क्या कर दिए भाई? एक एक एग्जाम्पल भी दे दिए। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बात समझ में आ गई? चलिए और देखते हैं हम कौन सी चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं भाई। तो अब देखो, यदि आपसे कोई पूछे कि अम्ल क्या होता है, तो उससे पहले एक चीज हमेशा दिमाग में रखें कि दुनिया की हर वो चीज जिसका pH 7 से कम है या 7 से ज्यादा है, क्योंकि 7 तो शुद्ध जल का होता है ना। तो दुनिया की हर वो चीज जिसका pH 7 से कम है या फिर 7 से ज्यादा है वो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। बात समझ में आ रही है? पर यदि आपसे कोई पूछे कि भाई फॉर्मूला तो बता दो कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, आप फॉर्मूला कैसे बताओगे? तो ये रहा फॉर्मूला। मतलब ये कि आपको यदि कहीं पर दिखता है हाइड्रोजन के साथ किसी भी प्रकार का हेलोजन, तो वो क्या होगा भाई? अम्ल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं भाई। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला तो वो बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन मिला तो वो बन गया हाइड्रोब्रोमिक एसिड। कहानी समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन और हेलोजन मिलकर बनाते हैं अम्ल। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? पक्का पक्का। इसी तरीके से यदि हाइड्रोजन के साथ किसी अधातु का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ किसी भी अधातु का यदि ऑक्साइड है तो वो क्या होगा? वो भी आपका अम्ल कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? ध्यान से देखो भाई, यहां पर हाइड्रोजन है और अधातु कौन सा है? आपका सल्फर है और उसका ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन के साथ सल्फर का जो ऑक्साइड है भाई वो क्या कहलाएगा? तो वो भी अम्ल कहलाएगा। इसलिए तो आप कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड। उसके पड़ोस में देखिए, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो ये क्या कहला रहा है भाई? ये कहला रहा है आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि अधातु के ऑक्साइड को आप यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट करते हो तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? भाई अम्ल बन जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं जल्दी से क्षार के बारे में। तो आपका क्षार क्या है? ध्यान से देखिएगा, किसी भी धातु के साथ में आप यदि हाइड्रोक्साइड आयन लगा देते हैं, कोई भी धातु के साथ यदि हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई? तो OH होता है। तो यदि धातु के साथ में हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा। फॉर्मूला बनाते समय आपको संयोजकता पता होनी चाहिए कि कौन सी धातु कितने हाइड्रोक्साइड आयन को अपने साथ जोड़े रख सकती है। जैसे कि देखो, पोटेशियम और सोडियम एक एक हाइड्रोक्साइड आयन जोड़े रख सकता है, पर जब आप बात करेंगे कैल्शियम की तो उसने 2 जोड़ लिया है।
तो ये सारी जो चीजें हैं इसको भी हम बेसिक्स में करवाएंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस में करवाएंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि यदि आपका धातु हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में है तो वो क्या कहलाएगा, बताओ, क्षार। बात समझ में आ गई? क्या देखा भाई? अम्ल देखा, और क्या देखा? क्षार देखा। अब ध्यान से देखो, क्या आपने अम्ल देखा था, उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन और हेलोजन देखा था। आपको क्या करना है, वहां से हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह क्या लगानी है, तो भाई धातु लगानी है। मतलब ये कि यदि धातु हेलोजन के साथ कनेक्ट है तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। यदि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ कनेक्ट है तो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। कितना आसान है फॉर्मूले को याद रखना। कुछ इसी तरीके से अधातु ऑक्साइड के साथ में यदि हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा भाई, अम्ल बनेगा। पर यदि अधातु ऑक्साइड के साथ में धातु है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। वो जो लवण बनेगा, नमक बनेगा, उसको हम और क्या कह सकते हैं भाई, सोडा कह सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जो है हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि हमको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो ध्यान से देखो, धातु के साथ हेलोजन है, पोटेशियम एक धातु है, क्लोरीन एक हेलोजन है, तो क्या बन गया भाई, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। इसी तरीके से सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक हेलोजन है, तो क्या बन गया, हम सबका फेवरेट केमिकल सोडियम क्लोराइड, जिसकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, तो भाई केबीआर की बात कर रहे हैं। यानी कि पोटेशियम के साथ कौन सी चीज मिल गई, ब्रोमाइड मिल गई। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। इसी तरीके से नीचे देखो बहुत सारे दिए हुए हैं, कौन से, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर सोडियम नाइट्रेट। क्या ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई? पक्का पक्का। तो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। अभी इस चैप्टर में भयंकर मजा आने वाला है और सारी चीजें जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगी, है ना। हमने देखा, क्षार देखा, लवण देखा, देख लिया, पक्का पक्का आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो ध्यान से देखो। अब तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी हम रिएक्शंस को यहां पर देखने वाले हैं उनको मैंने एक ही फ्रेम में लिख दिया है। जैसे कि धार तो नहीं होगा, क्षार होगा। रुकिए एक मिनट, ये क्षार होगा। ओके, जैसे कि आप यदि अम्ल की रिएक्शन कराते हैं किसी धातु के साथ में तो आपको हमेशा मिलेगा सॉल्ट यानी कि लवण, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी भाई, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके पहले वाले चैप्टर में इस रिएक्शन को हमने कई बार देखा था। बात समझ में आ रही है? जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ध्यान से देखिए। ठीक, तो देखिए जिंक को आपने मिलाया HCl के साथ में तो क्या मिला आपको मिला ZnCl2 और साथ में क्या मिला, तो भाई H2 मिला, है ना। इसी तरीके से आपका यदि अम्ल जो है वो क्षार के साथ मिलेगा, सोचिए अम्ल और क्षार एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यदि एसिड और बेस को आपने मिला दिया तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा लवण यानी कि नमक, और साथ में कौन सी चीज मिलेगी, तो जल मिलेगा। तो ये रही रिएक्शन। ध्यान से देखो, HCl और NaOH को यदि आपने मिला दिया तो आपको मिला NaCl और H2O। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलिए, इसके बाद है धातु ऑक्साइड और अम्ल को आपने मिलाया। धातु ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया एक एग्जांपल में, और अम्ल ले लिया यानी कि HCl, और इन दोनों को यदि आपने मिलाया तो आपको मिला लवण प्लस जल। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल शुरू करने से पहले यदि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, बात समझ में आ रही है, तो हमारे लिए क्वेश्चंस को करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, है ना। तो धातु ऑक्साइड के साथ जब आपने अम्ल मिलाया तो क्या मिला, तो लवण यानी कि सॉल्ट मिला, और साथ में कौन सी चीज मिली, जल मिला। चौथे नंबर की रिएक्शन कौन सी है, तो बच्चों ध्यान से देखो, क्षार के साथ यदि आपने धातु मिलाया, कोई भी बेस लिया उसके साथ यदि आपने कोई धातु मिलाया, मेटल मिलाया, तो आपको क्या मिला, तो भाई लवण मिला, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। तो गौर फरमाइएगा, आपका अम्ल के साथ धातु मिलाएं या फिर क्षार के साथ आप धातु मिलाएं, आपको दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती हुई मिलेगी। पक्का पक्का देख लिया सब लोगों ने? कोई भी दिक्कत वाली बात यदि है तो आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। हम एक जल्दी से शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं और स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। ले लिया? चलिए, अब क्या है भाई, अब क्या होता है कि जो हमारे ऑक्साइड होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय ऑक्साइड होता है और एक क्षारीय ऑक्साइड होता है। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो अम्ल का निर्माण करते हैं। जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं भाई, अम्ल का। ध्यान से देखो, क्या ये अधातु ऑक्साइड है? ध्यान से देखो, यदि मैं लिख रहा हूं इसको CO2, ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने लिखा है स्टूडेंट CO2
तो CO2 क्या है भाई? अधातु है, बिल्कुल है, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो अधातु ऑक्साइड की यदि आप जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा भाई? तो वो मिलेगा आपको अम्ल। अधातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? तो आपको मिलेगा अम्ल। बात समझ में आ रही है? पर यदि आप क्या करते हैं, आप एक धातु ऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं आप? धातु ऑक्साइड लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप यदि एक धातु ऑक्साइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं भाई? जल से कराते हैं, तो आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगा क्षार। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। अम्लीय ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड होते हैं और क्षारीय ऑक्साइड जो है वो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं। इसको समझने का एक तरीका भी है, ध्यान से देखो। आप याद करो, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आप उसको क्या कहते हो? आप कहते हो क्षारीय धातुएं या फिर क्षारीय मृदा धातुएं। इसका मतलब ये हुआ कि धातु ऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज, इसको हम बचपन से कई बार देखते आ रहे हैं कि भाई जो अम्ल है वो क्या करता है? तो आपका जो अम्ल है वो नीले लिटमस को किस में परिवर्तित कर देता है? लाल में। कैसे याद रखोगे? ABR, ABR, ठीक है। मतलब एसिड जो रहेगा वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा भाई? आपके रेड में। इसी तरीके से आपका जो क्षार रहेगा वो लाल लिटमस को किस में बदल देगा भाई? नीले में। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों के? पक्का पक्का? चलो बढ़िया से इसको नोट कर लो, है ना। अभी तो सवाल, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, अभी हम उसके जो बेस है ना, जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? पक्का पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा गया है भाई? तो एक देखो, अब बात हो रही है एसिड की, बेस की, और वहां पर पीएच जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अब सवाल पैदा होता है कि पीएच क्या है सर, ठीक है। तो देखिए, पीएच एक ऐसा स्केल है जिससे आप ये बता सकते हैं कि जो भी रसायन आपको दिया गया है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। यदि उसका मान 7 से कम और 0 से ज्यादा है तो वो अम्लीय है। 7 है तो वो कैसा है भाई? उदासीन है, जैसे कि शुद्ध जल होता है। और यदि 7 और 14 के बीच में है तो वो क्या है? वो क्षारीय है, ठीक है। तो इसीलिए पीएच निकालना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो स्टूडेंट्स, पीएच का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग, और ये पूरा, बात समझ में आ गई? माइनस लॉग और ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? सांद्रता। किसकी? तो भाई हाइड्रोजन आयन की। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? हाइड्रोजन। पर यदि आप यहां पर ऐसे कोष्टक में लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सांद्रता। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलिए, तो H प्लस क्या है ब्रैकेट के अंदर? तो भाई ये जो चीज है ये है आपकी सांद्रता। किस चीज की? तो हाइड्रोजन के आयन की। तो अब ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। यदि हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो 10 की घात -6 है तो पीएच क्या होगा भाई? तो आपने ये रखा लॉग, फिर 10 की घात -6 रखी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि -6 जो है वो सामने की तरफ आ गया। तो सवाल पैदा होता है कि सर ये क्या हुआ? तो ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये लॉग कहां से आ गया, पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ी परेशानी वाली बात है। तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसे क्या होता है, जोड़ना घटाना मैथमेटिक्स के टूल है। मैथमेटिक्स के क्या है भाई? टूल है। इसी तरीके से आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो वो मैथमेटिकल टूल है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जब बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में की हेल्प से कर लेते हो। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा कॉस थीटा है, जोड़ना घटाना है, कुछ इसी तरीके से ये जो लॉग होता है जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं, ये क्या है? तो एक मैथ्स का औजार है भाई। दिस इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल। हायर क्लासेस में इसको और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप बस इसके 2-3 फॉर्मूले उसको याद रख लें, जैसे कि log a भी यदि कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है log a प्लस log b। log a की पावर यदि n है तो क्या हो जाएगा भाई? n सामने आ जाएगा और log a हो जाएगा। तो वही तो हुआ। आप ध्यान से देखिए, ये जो n था ये सामने की तरफ आ गया। बात समझ में आ रही है? ये कैसा आ गया भाई? सामने की तरफ आ गया। और log 10 कितना होता है? देखिए, log 1 0 होता है और log 10 कितना होता है? 1 होता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आप बस ये याद रख लीजिए कि अभी आपको इन दोनों वैल्यूज से काम चल जाएगा, है ना। तो log 10 कितना हो गया भाई? 1 हो गया। हमने वहां 1 पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो अब आपका जो पीएच है वो कितना आया? वो 6 आया। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? तो ये रहा होगा आपका अम्लीय। बात समझ में आ गई? चलो चलो, इसको जल्दी जल्दी देखना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पीडली करवा रहा हूं। अब देखो,
अब क्या है, जरूरी नहीं है कि सभी जगह पर H+ की ही सांद्रता दी हो, कहीं कहीं पर क्या हो सकता है, OH- की भी सांद्रता हो सकती है। H+ किसके लिए, तो अम्लीय के लिए, OH- किसके लिए, तो क्षारीय के लिए। तो यदि OH- की सांद्रता दी हुई है तो आप कैसे pH निकालेंगे, तो उसके लिए क्या है, जो H+ की सांद्रता है और OH- की सांद्रता है वो आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से, और दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है भाई वो कितना आता है, 10 की घात -14। तो ये हमारा आंसर है, पक्का पक्का। इसी तरीके से pH और pOH कितना आता है भाई, 14 के बराबर आता है। क्या क्या आपको बात समझ में आ गई, पक्का ध्यान से देख लो, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है और उसके बाद बढ़ना है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है, स्क्रीनशॉट लिया जाए ये वाला, देखो अब देखो, अब देखो भाई, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अम्ल होता है ये क्या है भाई, तो देखिए जितने भी अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वीक होते हैं, कठोर होते हैं और कमजोर होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग क्या होते हैं, जो आयन में जल्दी से विभाजित हो जाते हैं वो स्ट्रांग एसिड होते हैं, ठीक, जलीय विलयन में। और जो देर से विभाजित होते हैं आयनों में वो कैसे होते हैं भाई, वो वीक होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं। तो देखो स्ट्रांग में कौन सा है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। वीक में कौन सा है भाई, तो CH3COOH है, और कैसा है, दूध आपका। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं क्षार की, किसकी बात करते हैं, क्षार की, यानी कि बेसिस की, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं भाई, स्ट्रांग होता है और कैसा होता है, वीक होता है। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे मैं यहीं पर आपको लेकर आऊंगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बात समझ में आ गई, चलिए। तो स्ट्रांग कैसा है, जो जल्दी से आयंस में टूट जाते हैं वो कैसे होते हैं भाई, स्ट्रांग। मतलब आपके एसिड हो या फिर बेस हो, जो जल्दी से आयंस में टूट जाएंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आहा ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, कोई बात नहीं, रुको, यहां पर क्या व्यवस्था, ठीक है। जो जल्दी से आयंस में टूट जाएंगे वो कैसे होंगे, आपके स्ट्रांग बेस होंगे, जैसे कि KOH या फिर NaOH। बात समझ में आ रही है, चलिए। वीक कौन से होंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर ध्यान से देखो जो हमारा खून है वो भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। खून कैसा होता है, क्षारीय होता है। दूध कैसा होता है, तो भाई अम्लीय होता है। कहानी समझ में आ रही है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपस में कनेक्टेड भी है। हम पढ़ रहे हैं तीन ऐसे दोस्तों की कहानी जिनका रसायन विज्ञान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एसिड, बेस और सॉल्ट्स, यानी कि नमक की। चलिए, एक और चीज याद रखनी है, कुछ एक आयन है जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि अम्ल में उपयोग किया जाता है H+ आयन, तो H+ आयन को तो हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। H3O+ आयन जो है वो भी H+ आयन ही है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H+ हाइड्रोजन आयन है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन है, और OH- जो है वो हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्साइड आयन है। कहानी समझ में आ गई, पक्का पक्का, चलो कर लिया नोट। और कुछ भी है क्या, देखते हैं। तो भैया और कुछ भी नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। ध्यान से देख लो, आयन लिखे हुए हैं, अम्ल के बारे में है, क्षार के बारे में है, और देखते हैं स्पीडली लॉग के बारे में बात की गई है ना। किसके बारे में बात की गई है भाई, लॉग के बारे में। और देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड क्या बनाते हैं, बढ़िया से नोट कर लो। लिटमस के पीछे की क्या कहानी है ये भी आपके समझ में आ गई है, इसको भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। और क्या दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं दी हुई हैं, अम्ल की, धातु ऑक्साइड की और क्षार की, इसको भी कॉपी में नोट कर लिया जाए। और अब देखो क्या दिया हुआ है भाई, अम्ल, क्षार और लवण का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। चलिए, और यहां पर ये हमारा मेन पेज है जिसमें हम कह रहे हैं 3 इडियट्स, यानी कि 3 दोस्तों की कहानी, एसिड, बेस, सॉल्ट्स और अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिए, इसको बहुत ज्यादा स्पीडली मैंने कवर किया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए था। अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, कौन से वाले भाई, तो यूपी बोर्ड के लिए। चलो, पहला सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का मतलब क्या है, जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। उदासीन है, न्यूट्रल है, ना तो इस तरफ है और ना ही उस तरफ है। कैसा है भाई, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो उदासीन विलयन क्या होगा, जिसका
भाई जिसका pH कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा आपका 7। अब हम आराम से सवाल कर सकते हैं। हमने बढ़िया बढ़िया स्पीडली जो है रिवीजन कर लिया है। अब हम आराम से क्वेश्चन करेंगे, परेशान होने वाली बात है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जिसका pH कितना होगा, 7 होगा। चलिए, तो उदासीन विलयन जो है उसके लिए कौन सा कथन आपको बताना है? भाई असत्य है, तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है। हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो 10 की घात -7 है। ओके, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण जो है वो भी 10 की घात -7 है। ठीक है। pH का मान 0 है, pH का मान 7 है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो सही है, ये तो सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो है ये गलत है, क्योंकि pH जो है वो 0 नहीं हो सकता। ये कैसा है भाई? गलत है। अब आपको डाउट आ रहा होगा, सर ये क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो 10 की घात -7 है, हाइड्रोक्साइड का -7 है, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से देखिए, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। पूरा चैप्टर बार बार आंखों के सामने जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें दिमाग के अंदर। देखो, H+ है ना, H+ क्या बोलते हैं भाई? सांद्रता बोलते हैं। तो H+ की सांद्रता गुणा OH- की सांद्रता 10 की घात कितना आ रहा है भाई? तो -14 आ रहा है। कहानी समझ में आ गई? अब यहां पर आ जाते हैं, तो वही है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है? आहा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। H+ की सांद्रता दी हुई है 10 की घात -7। कुछ इसी तरीके से OH- की सांद्रता भी दी हुई है 10 की घात -7। चलो फॉर्मूला देखो और मेरे साथ करो। देखो pH कितना दिया है? -log H+ की सांद्रता। चलो, तो ये हो जाएगा pH = व्हाट? -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सांद्रता किसकी भाई? H+ की। तो ठीक है, -log ऑफ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 की घात -7। आपको पता है कि वो जो -7 है वो सामने आएगा, वहां रहा फॉर्मूला, और ये आ गया सामने की तरफ, और ये हो गया log 10, और pH बराबर कितना आ गया भाई? तो 7 आ गया। स्टूडेंट, क्या ये वाली कहानी आपके समझ में आई? मतलब ये जो है ये भी सही है। देखिए वहीं पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये भी कैसा है? तो भाई सही है। अब नीचे वाले को क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। कर लिया? पक्का? चलो देखो, आराम से होगा। अब pH OH के लिए करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या लिखा है? OH की जो सांद्रता रहेगी उसको H+ की सांद्रता से गुणा करोगे तो 10 की घात -14 आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लो। यदि ये दिया है तो यदि मैं H+ की सांद्रता निकालने की कोशिश करूंगा तो वो होगा 10 की घात -14 बटे, ध्यान से देख लो, ये निकालना चाहूंगा तो ये करना पड़ेगा, है ना। तो ये 10 की घात -7 दिया हुआ है, तो फिर से ये आ गया 10 की घात -7। फिर से pH निकालोगे तो वो भी आ जाएगा 7। मतलब ये, एक मिनट, मतलब ये कि ये वाला विभाग सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, और कौन सा सही है भाई? चौथे नंबर का सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। मतलब ये कि pH का मान 0 नहीं होता है, pH आपका 7 होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्या कहते हो? चेक करेंगे? पक्का ना? आगे बढ़ूं? ठीक, ये देखो, कहानी समझ में आ गई। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, रटेगा नहीं कोई भी बच्चा। बात समझ में आ रही है? सारी चीजें करवाऊंगा क्लास के अंदर, परेशान होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक, कर लिया सब लोगों ने? चलो, जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, नोट कर लिया? चलिए अब देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले तो हमें ये एसिटिक अम्ल बनाना पड़ेगा, है ना। तो एसिटिक अम्ल बनाते हैं, ध्यान से देखो, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है।
अब सवाल पैदा होता है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, मतलब ये इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है जितने H+ आयन बन सकते हैं, जितने H+ आयन बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वही होंगे हमारे अम्लीय हाइड्रोजन। तो इसको तोड़ लेते हैं, इतनी सी बात है, कहानी बड़ी आसान है। COOH, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो CH3, COO नेगेटिव और साथ में मिलेगा H पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक स्टूडेंट्स, एग्जाम्स बहुत पास में हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, यदि आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, ठीक है, बट सवाल पूरे लगाएंगे क्योंकि तैयारी तो भाई करनी है और एग्जाम में हंगामा तो करना ही करना है। बात समझ में आ गई? बताओ मुझे कितने H+ निकले, ध्यान से देखकर बताओ कितने निकले, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो भाई H+ कितने निकले, तो H+ 1 निकला, इसीलिए ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या कहते हो, क्रॉस चेक करेंगे? पक्का पक्का, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो अम्लीय हाइड्रोजन है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 1 होगी, है ना। चलो अब ये पूछा गया है प्रबल अम्ल, ठीक है, कमजोर नहीं, कैसा है, प्रबल। दो प्रकार के होते हैं अम्ल, कौन से होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो प्रबल है आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कि जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, मतलब ज्यादा क्या होता है, H+ आयन होता है। देखिए अम्ल है मतलब H+ आयन की बात हो रही है, तो इसका तो यही आंसर होना चाहिए। ये क्षार के लिए होगा जो कि हमारे सवाल में नहीं है, ये दोनों जो है वो लवण के लिए होंगे, ये भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? पक्का पक्का, रुको, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए आपका H+ आयनों का जो है क्वांटिटी है, संख्या है, वो कैसी होगी, तो भाई वो ज्यादा होगी। कहानी समझ में आ गई? पक्का जी। चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए हमारा A यानी कि क। क्लियर हो गया? पक्का। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगले सवाल में पूछा गया है कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान क्या होता है। 7 से कम होता है, 7 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा भाई। कितना होगा? 7 से कम होगा। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो एक प्रकार का अम्लीय विलयन होता है स्टूडेंट्स, इसलिए कितना होगा? 7 से कम होगा। चलिए बढ़ते हैं, सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, और देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया गया है। तो भाई ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, है ना, ध्यान से देखो। इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है? ये तो क्लियर है कि सारे के सारे जो हैं भाई वो सॉल्ट हैं आपके, सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं आपके, लवण या फिर सॉल्ट हैं। इनमें से अम्लीय कौन सा है ना, तो समझ लेते हैं, क्योंकि आपके जो लवण होते हैं भाई वो भी 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय हो सकते हैं और क्षारीय हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चों को क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है, वो सोचते हैं सर दुनिया में 3 प्रकार की चीजें होती हैं, अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप अम्लीयता या क्षारीयता के बेसिस पर काउंट करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो शुद्ध जल के अलावा, बात समझ में आ रही है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका पीएच 7 है, उसके अलावा दुनिया की हर चीज जो है वो या तो अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी। बात समझ में आ रही है? तो लवण आपके अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं। अब अम्लीय कौन सा होगा भाई? तो जो H+ आयन दे सकता है, जो H+ आयन दे सकता है। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि भाई जो लवण होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। अम्ल भी कमजोर होंगे और क्षार भी कमजोर होंगे। कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? चलिए, तो कैसा होगा, कहीं H+ आयन वाली खेल है क्या? बिल्कुल है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? जिसके पास H+ है वो आपका अम्लीय लवण होना चाहिए। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल चेक किया और बिल्कुल आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है भाई, 10⁻⁻6 m लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इस m का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सांद्रता। कौन सी चीज लिखी हुई है भाई? सांद्रता। सांद्रता का एक मतलब और क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मात्रा। अच्छा, मात्रा, और एक और मतलब क्या होता है भाई? तो मोलरता होता है।
मतलब ये कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में करवाता रहूंगा। बात समझ में आ रही है? मोलरता, और इसका मतलब एक और मतलब क्या होता है भाई? तो नॉर्मलता। तो एक और मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स? तो वो है हमारा नॉर्मलता। बात समझ में आ गई? तो देखिए, सांद्रता है, मात्रा है, मोलरता है और नॉर्मलता है ना? तो सांद्रता को हम कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से लिखते हैं। मात्रा क्या है? तो ये है अमाउंट। ठीक। मोलरता क्या है? तो मोलैरिटी है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलरता क्या है? तो मोलैरिटी है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मैलिटी है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। कहानी समझ में आ गई? पक्का ना? चलिए, तो कहीं पर भी यदि सांद्रता दी हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मोलरता हो सकती है, नॉर्मलता हो सकती है, मात्रा हो सकती है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई? HCl विलयन का पीएच बताना है यदि ये उसकी सांद्रता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सांद्रता को हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। मतलब ये कि हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे HCl, और ये कितना है आपका? 10 की घात -6। और जो HCl की सांद्रता होगी वही किसकी होगी भाई? H+ आयन की होगी। कॉमन सेंस वाली बात। कैसे स्टूडेंट्स? वो भी समझ लेते हैं, ध्यान से देखो भाई। जितने H+ के आपके पास अणु होंगे उतने ही तो आयन किसके निकलेंगे? H+ के निकलेंगे। तो जो सांद्रता HCl की होगी वही किसकी होगी? H+ की होगी। चलिए, तो हमें तो जो काम की चीज है वो मिल गई है। ये देखो, मिल गया 10⁻⁻⁶ से आंसर 6 आना चाहिए। पक्का पक्का? ठीक, चलो करेंगे। तो ये हो जाएगा भाई लॉग बराबर माइनस, सॉरी पीएच निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ किसकी सांद्रता भाई? तो H+ की। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के? बहुत बढ़िया तरीके से कई बार हम लोगों ने कर लिया है। माइनस लॉग ऑफ H+ की सांद्रता कितनी है? तो ये दी हुई है भाई 10 की घात -6। कितना हो जाएगा? -6 log 10। ठीक, -6 log 10 मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। पीएच बराबर 6। तो हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? ये हमारा आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? पक्का ना? चलो चेक करते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर कितना होगा? 6। तो अब देखो, सीधी बात यह है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सवाल आपको जल्दी बन जाएंगे। जितने सवाल लगाओगे उससे आपका जो चैप्टर है ना उसका रिवीजन बहुत जल्दी होगा। बात समझ में आ रही है? तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। H2S विलयन का पीएच मान कितना होगा? H2S है, ठीक है। 0 तो नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि उदासीन नहीं है, उदासीन नहीं है, उदासीन नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इतना तो नहीं होगा। 7 से कम हो सकता है, 7 से अधिक नहीं होगा। H2 आयन इसमें उपलब्ध है। तो आंसर होना चाहिए हमारा ग। क्या कहते हो? आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ग होना चाहिए। चेक कर लेंगे एक बार। पक्का पक्का? बिल्कुल सही बात। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं क्या पूछा गया भाई। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब बात हो रही है शुद्ध जल की, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। इसका पीएच होगा आपका 7। ठीक है, 7 से कम वाले जो हैं वो अम्लीय होंगे, 7 से ज्यादा वाले जो हैं वो क्षारीय होंगे। इसलिए कितना होगा? तो 7 होगा। क्रॉस चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना। चलो, पूछा गया है क्षार जल में विलेय क्षारक होते हैं जो परिवर्तित कर देते हैं। हा, कितना बढ़िया सवाल है। देखो, क्षार जो होता है वो परिवर्तित करता है, तो किसको परिवर्तित करता है? तो ध्यान से देखो, क्षार जो है वो किसको परिवर्तित करता है? क्या लिखा हुआ है? लाल लिटमस को किसमें? नीले में। लाल लिटमस जो रहेगा वो किस पे परिवर्तित हो जाएगा भाई? नीले में। तो ये काम है आपके क्षार का। तो लाल लिटमस नीले में, नीला लाल में। नीला लिटमस गुलाबी में, तो अभी ये यहां थोड़ी अभी कलर कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, तो नीचे वाले दोनों तो नहीं रहेंगे। लाल लिटमस जो है वो नीले में। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या कहते हो? ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या कहते हो? पक्का पक्का? स्माइल करने वाली बात है नहीं, जल्दी बताओ। तो ये हमारा आंसर था। लाल किस में होगा? नीले में। ठीक, चलो अगले सवाल में पूछते हैं। अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा पानी बनता है, ये क्रिया कैसी है?
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखते हैं। तो भाई एक तरफ तो आपके अम्ल है, ठीक है, यहां बीच में कहीं पर जल होता है, शुद्ध जल होता है, और इसके इस तरफ जो है वो आपके क्षार होते हैं। क्लियर? तो अब इसका पीएच जो है वो 7 है, यहां 0 से स्टार्ट होता है और यहां कितना खत्म होता है, 14 पर होता है। यहां कितना होता है भाई, तो 14 पर होता है ना। तो ठीक है, मतलब ये कि आप अम्ल और क्षार को जब मिलाते हो तो आपको मिलता है लवण और पानी। तो ये क्रिया जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये कैसी होगी भाई, तो ठीक है ना, उदासीनीकरण होगा। ये जल अपघटन तो नहीं है, संयोजन भी नहीं है, विद्युत अपघटन भी नहीं है, दिस मस्ट बी उदासीनीकरण, क्योंकि आप एक एसिड और एक बेस से क्या बना रहे हो भाई, तो आप बना रहे हो H2O और साथ में क्या मिल रहा है आपको, एक लवण या फिर नमक मिल रहा है। क्या आपको कहानी समझ में आई? तो भाई आपका जो आंसर है, देखो उसमें आपको कौन सी चीज मिल रही है, आपको जल मिल रहा है, इसका पीएच कितना होता है, तो भाई वो 7 होता है। कहानी समझ में आ गई? मतलब ये कि जब आप एक अम्ल को क्षार के साथ मिलाओगे, क्या होगी, वो उदासीनीकरण, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर? इसका मतलब आंसर होना चाहिए आपका ग। ग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे बढ़िया से। मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये जो चीज बताई जा रही है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? ठीक है, चलो ध्यान से देख लो। किसी विलयन की पीएच किसकी माप है? सवाल तो बहुत बढ़िया है भाई। किसी विलयन का जो पीएच है वो किसका माप है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब ये, या फिर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, मतलब ये, या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला तो सही है। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं, है ना, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन यदि H2O के साथ है तो उसको हम यही कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जितनी सांद्रता H+ आयन की होगी उतनी ही सांद्रता किसकी भी होगी भाई, H3O+ की होगी। कहानी समझ में आ रही है? मतलब ये कि आपको यदि pH निकालना है तो आप लिख सकते हैं -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता H3O+ की। तो H+ लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है स्टूडेंट्स। और हमारा जो आंसर है भाई क्या होगा, दोनों। हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, तो दोनों होगा। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए चेक करेंगे एक बार। बिल्कुल सही बात है। तो आगे से क्या ध्यान रखना है, या तो H+ हो या फिर H3O+ हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गई कहानी? ठीक, चलो अगले सवाल में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। पीएच के लिए कौन सा कथन असत्य है? ओके ठीक है, कौन सा कथन है जो असत्य है? पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापदंड है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, सही बात है ना, ये असत्य नहीं है, इसको सही आगे लिख देते हैं। चलो ये तो सही बात है, ये सही है। अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होती है, बिल्कुल सही है, ये भी अम्लीय जो है उसकी 7 से कम, क्षारीय की 7 से ज्यादा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्षारीय विलयन का अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होती है, बिल्कुल सही बात है। 0 से 14, क्षारीय विलयन की पीएच 0 से 14, हाँ ये गलत बात है, रुको रुको, घुमा दिया, यहां से घुमा दिया। 0 से 14 नहीं होती भाई, 7 से 14 तक होती है। क्या ये कहानी समझ में आई? 7 से लेकर कहां तक होगी, तो भाई 14 तक होगी आपकी क्षारीय विलयन की पीएच। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये पूरा का पूरा कैसा है स्टूडेंट्स, भाई गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं। पक्का पक्का, तो नहीं ये नहीं होगा, असत्य दिया हुआ है ना, तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी। आंसर जो है वो क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला। बात समझ में आ रही है? चलो इसको मैं सही कर देता हूं।
परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ये कि क्षारीय विलयन की जो पीएच होती है वो 0 से 14 के बीच में नहीं होती है भाई, वो 7 से 14 के बीच में होती है। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि भाई जो आसुत जल होता है इसका आयनिक उत्पादक क्या है ना, मतलब ये कि आपका जो भी आसुत जल होगा, ठीक है, इसका आपकी सांद्रता पूछी गई है एक प्रकार से। समझ लेते हैं भाई आसुत जल क्या होता है। तो ये डिस्टिल वाटर है आपका। 100% जो प्योर वाटर होता है, 100% जो शुद्ध पानी होता है, ठीक है, वो क्या होता है भाई आपका शुद्ध जल है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका आसुत जल। ठीक है, तो इसका कितना होना चाहिए, 10 की घात -7 होना चाहिए। तब जाकर आप उसका पीएच निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। मतलब ये कि जो डिस्टिल वाटर है, ठीक है, शुद्ध जल है, वो 100%, उसमें कोई भी मिनरल नहीं है, कोई भी लवण नहीं है, कोई भी खनिज नहीं है, मतलब वो 100%, हम उसको पी नहीं सकते। आपने कभी कभी सुना होगा कि ये जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, इसका पानी खत्म हो जाता है। तो ये जो पानी इसमें डलता है ये डिस्टिल वाटर है, एकदम शुद्ध पानी, ठीक है, जिसको हम पी नहीं सकते क्योंकि हमें चाहिए मिनरल वाटर यानी कि खनिज युक्त जल। ठीक है, तो आसुत जल का आयनिक उत्पादक क्या होगा भाई, तो 10 की घात -7 होगा, क्योंकि इसी से उसका पीएच निकल कर आएगा आपका 7। तो चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। और क्या पूछा गया है भाई, आसुत जल में यानी डिस्टिल वाटर में H+ आयन की सांद्रता कितनी है। तो भाई सीधी सी बात है, सांद्रता होगी आपके 10⁻⁻⁷। तो 10⁻⁻⁷ कहीं पर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, मोल पर लीटर है। ये जो आपका मोल पर लीटर होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल M, जिसका मतलब मोलरता से है। जिसका मतलब किससे है भाई, तो मोलरता से है। क्या ये कहानी समझ में आई आपके पक्का। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात है, और बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया से अपना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस जो है उसको बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक घोल है, इसका पीएच मान जो है वो 4 है। घोल कैसा होगा भाई, पीएच मान यदि 4 है तो घोल कैसा होगा, उदासीन नहीं होता, ये 7 पर होता है, ये 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, ये 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। आयनिक जो है वो किसी में भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। पक्का, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 4 है। इस बार पीएच दिया गया, किसी विलयन का जो पीएच मान है वो कितना है भाई, 4 है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार पीएच दिया हुआ है, हम लिखते हैं पीएच बराबर -log, और यहां पर आता है सांद्रण किसका भाई, हाइड्रोजन आयन का। पीएच कितना है, पीएच यदि 4 है तो कितना होगा भाई, तो आपको निकालना है यहां पर आपका जो H+ है वो कितना आएगा। तो याद करो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी चीज है, यदि यहां पर आपका 10 की घात -4 होता तो आंसर 4 आता, इसलिए कहीं पर 10 की घात -4 है क्या, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, 10 की घात -4 यदि है तो यही हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए पूछा गया है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीलीन सूचक का रंग क्या होता है। ये जो सूचक है इसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं, इसका रंग क्या होता है। तो याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, लाल। आंसर क्या होना चाहिए आपका, लाल। कहानी समझ में आ गई, पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले, बिल्कुल सही बात। चलिए अब पूछा गया है अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होगा। तो भाई 7 से कम होगा, बहुत ही आसान सवाल था, है ना। जल्दी से इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। चलो और आगे हम गए, हमें पूछा गया एक विलयन का पीएच मान 5 है, ये विलयन कैसा होगा। तो भाई 7 से कम है तो ये होगा हमारा अम्लीय, क्षारीय नहीं, अम्लीय होगा, क्षारीय कैसे होगा। एक विलयन है जिसका पीएच मान 5 है ना। तो ये कंप्यूटर जी से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। चलो ध्यान से देखो, तो आंसर होना चाहिए हमारा अम्लीय, ये आंसर हमारा नहीं होगा, इसको यहां से हटा देते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, अम्लीय होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या है।
तो देखिए जो अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं, बताया गया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को कि भाई जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल्दी से आयनीकृत हो जाते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको आयनीकरण में जो है समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं HCl, HNO3 और H2SO4 जो है ये कैसे हैं भाई, ये प्रबल है, ये कैसे हैं, प्रबल है। बट HCN जो है ये कैसा है, तो ये दुर्बल है। क्या ये कहानी आपके समझ में आ रही है? तो भाई ये कैसा है, ये है आपका दुर्बल। बात समझ में आ गई? तो आंसर होना चाहिए हमारा HCN। ठीक, क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो अब पूछा गया है बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर क्या है? ये एक प्रकार का मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर बेकिंग पाउडर दिया हुआ है ना, बेकिंग पाउडर एक तरफ दिया है, बेकिंग पाउडर, और एक तरफ दिया है बेकिंग सोडा। एक तरफ दिया है बेकिंग पाउडर और एक तरफ दिया है बेकिंग सोडा। दोनों के बीच में होता है अंतर। दोनों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? भाई अंतर होता है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर क्या है? ये एक मिश्रण है। भाई बेकिंग पाउडर क्या है? तो ये एक मिश्रण है। और बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? तो वो एक यौगिक है। यौगिक है मतलब ये कि उसका रासायनिक सूत्र जो है वो कैसा होता होगा भाई? एकदम फिक्स होता होगा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? तो ये होता है आपका, कहां चला गया देखो, NaHCO3। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और यही है हमारा बेकिंग सोडा। बात समझ में आ गई? बेकिंग पाउडर जो है वो क्या है? मिश्रण है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बेकिंग पाउडर यदि पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? मिश्रण होना चाहिए, यौगिक नहीं होना चाहिए। पर यदि बेकिंग सोडा आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर होना चाहिए यौगिक। ठीक, तो आंसर जो है वो मिश्रण है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है? तो अब याद करो, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई आपके जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? अधातु ऑक्साइड आपके अम्ल होते हैं, धातु ऑक्साइड आपके क्षार होते हैं। अब यहां पर आते हैं, ध्यान से देखो, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो आपके क्षार होते हैं। ध्यान से देखो, तो धातु ऑक्साइड जो है ये कैसा होगा? ये होगा क्षार। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं भाई? नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु है। तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। क्या बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये अम्लीय होंगे, और ये जो है ये क्षारीय होगा। तो क्षारक कौन सा हुआ? तो उधर वाला हुआ। चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात। चलो ध्यान से देखो, मतलब ये कि यदि आपके कॉन्सेप्ट्स आसान, क्लियर हैं, आपको यदि चीजें की अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए सवाल को समझ पाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा गया एक उदासीन विलयन है जिसका पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन है जिसका पीएच मान क्या होगा भाई? उदासीन का मतलब ही क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उदासीन है तो पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात। अब देखो, अब पूछा गया है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्षार कहते हैं। अम्ल नहीं हो सकता, लवण नहीं हो सकता, घुलनशील तो है पर क्षारक नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका क्षार। बिल्कुल सही बात। चलो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस करने बच्चों आज, है ना। तनु HCl का पीएच मान क्या होता है? देखिए HCl जो है वो कैसा है भाई? प्रबल अम्ल है। कैसा है? एक प्रबल अम्ल है। हमेशा याद रखेंगे, प्रबल अम्ल यदि है तो पीएच कैसा होगा? कम से कम होगा, कम से कम होगा। क्या ये वाली कहानी आप लोगों के समझ में आ गई? पक्का। चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? HCl का जो पीएच है वो कैसा होगा? कम से कम होगा। तो 1 जो है वो कम से कम है, 8 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 6 के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि वो उसका अम्लीय पीएच होता है, बट कैसा होगा भाई? कम से कम। तो 1 और 6 में एक हमें सेलेक्ट करना था, आंसर होगा हमारा 1। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात। चलो अगले सवाल में पूछा गया है धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़िया है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? क्षार होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्ल होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ये क्षारक होते हैं। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए था। कहानी समझ में आ गई? इजी या मुश्किल? पक्का ना?
चलिए, तो आंसर क्या होगा? क्षारक होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं। इनमें से अम्ल कौन सा है भाई? तो देखो, ये तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो नहीं है। ये आपका क्या है भाई? तो ये आपका क्षार है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, क्षार है। अच्छा, ये क्या है? तो ये लवण है, और ये जो चीज है ये क्या है? ये अम्ल है। मतलब सिर्फ सही ऑप्शन नहीं ढूंढना है, बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी समझने की कोशिश करनी है। तो अम्ल कौन सा होगा आपका? घ यानी कि HCl होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ओहो हो, बढ़िया सवाल। सिल्वर क्लोराइड जो है इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है? तो देख लेते हैं। तो भाई क्या होगा? तो सिल्वर क्लोराइड है, सीधी सी बात है कि ये सफेद कलर का होता है, तो श्वेत होना चाहिए हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? श्वेत होगा। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, कर लिया, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, पूछा गया है इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? सीधी सी बात है, ये रहा 7, इधर कहीं पर रहा 0, इधर कहीं पर रहा 14। कहानी समझ में आ रही है? ये जो होंगे ये अम्ल होंगे, इधर वाले जो हैं वो क्षार होंगे। ठीक, और ये जो है ये कैसा होगा भाई? तो उदासीन होगा। ये कैसा होगा हमारा? तो ये उदासीन होगा, मतलब कि शुद्ध जल की बात हो रही है यहां पर। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? जो सबसे इस तरफ होगा, यानी कि पीएच जिसका 1 होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, बिल्कुल सही बात। तो पीएच जिसका 1 होगा उसकी अम्लीयता कैसी होगी? तो भाई ज्यादा होगी। चलिए अगले सवाल में क्या पूछा है इन्होंने, देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो लवण है, यानी कि सॉल्ट है? तो देखिए भाई, ये तो अम्ल है, ये जो है ये तो आपका अम्ल है, ये क्या है? तो ये आपका लवण यानी कि सॉल्ट है। बात समझ में आ रही है? ये जो है वो क्षार है, और नीचे वाला जो है वो भी आपका क्षार है। तो आंसर होना चाहिए NaCl। तो क्वेश्चंस बिल्कुल परेशान करने वाले नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, चेक करेंगे एक बार। NaCl बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, पूछा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? स्टूडेंट सल्फ्यूरिक, तो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अरे तो भाई ये तो किंग ऑफ केमिकल है, मतलब ये कि जितने भी रसायन हैं उन सबका जो राजा है वो क्या है आपका? H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या फॉर्मूला है भाई? H2SO4। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था ये तो। ठीक है, तो आंसर हमारा होना चाहिए H2SO4। ठीक, चलो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा H2SO4 है। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। चलिए, पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो ये तो सोडियम क्लोराइड है, ऐसा कोई नहीं पाया जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। तो आंसर होना चाहिए हमारा Na2CO3। बात समझ में आ गई? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब पूछा गया इनमें से आयनिक यौगिक कौन सा होगा? तो भाई आयनिक यौगिक वो होगा जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड यानी कि आबंध है। बात समझ में आ रही है? तो आयनिक यौगिक कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से देखिए, आपके जो यौगिक होते हैं ये सामान्यतः, देखो ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई? 5 प्रकार के। पर मुख्यतः या सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तरफ क्या है? तो आपके आयनिक है, बात समझ में आ रही है, और एक तरफ जो है आपके वह सहसंयोजक है। कैसे है? तो सहसंयोजक है। बात समझ में आई? तो आयनिक किसके किसके बीच में बनते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ यदि धातु है और एक तरफ यदि अधातु है, बात समझ में आ रही है? एक तरफ धातु है, एक तरफ अधातु है, कैसा बनेगा भाई? आयनिक बनेगा। ठीक है, सहसंयोजक कैसा बनेगा? यदि धातु धातु के बीच में बन रहा है, बात समझ में आ रही है, तो वो कैसा होगा आपका? सहसंयोजक होगा। देखिए आयन दोनों में बनेंगे, आयन जो है स्टूडेंट्स वो दोनों में बनेंगे, पर आयनिक में एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों ही अधातु हैं तो सहसंयोजक होगा, दोनों ही अधातु हैं सहसंयोजक होगा, दोनों ही अधातु हैं सहसंयोजक होगा। आयन सब में बन सकता है क्योंकि सबकी विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत धनात्मकता एक दूसरे से परे है। आयन बन सकते हैं, पर आयनिक मतलब एक धातु और एक अधातु। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या कहते हो? क्रॉस चेक करेंगे। बिल्कुल किया, बिल्कुल सही आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब पूछा गया भी NaOH क्या है? तो ध्यान से देखो, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका मतलब एक प्रकार का क्षार होगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आंसर हमारा क्षार है। ध्यान से देख लो,
पक्का पक्का ये आंसर हो गया हमारा। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। अब चलिए पूछा जा गया है फेरस सल्फेट जो है इसका रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट जो है वो कैसा होता है? तो भी फेरस सल्फेट जो है वो कैसा होता है? हरा होता है। एक रिएक्शन बता देता हूं, वहां से और याद रहेगा आपको, तो ध्यान से देखिए CuSO4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं Fe के साथ में, है ना, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो हमको क्या मिलता है भाई? तो हमको मिलता है, आप सभी ध्यान से देखेंगे, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है FeSO4, ठीक, और साथ में हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है Cu। तो जो कॉपर सल्फेट है हमारा, ये क्या रहता है? तो ये रहता है भाई हमारा नीला। नीला, हम इसको ना नीला थोथा भी कहते हैं, और ये कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है हरा। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। साथ में हमने ये भी सीख लिया, ठीक है, और हमने देखा कि जो फेरस सल्फेट है वो कैसा होता है भाई? हरा होता है। तो आंसर हमारा हरा होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं इस चैप्टर से, परेशान होने वाली बात नहीं है। जल का पीएच क्या होगा? तो जल का जो पीएच है, क्योंकि वो उदासीन है, इसलिए कितना होगा आपका? 7 होगा, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलो जल्दी जल्दी सारे सवाल लगाते हैं। निम्नांकित में कौन सा एक अम्ल है? इन सभी में कौन सा एक अम्ल है? तो समझ लेते हैं भाई, ये तो आपका धातु ऑक्साइड है, ये तो आपका धातु ऑक्साइड है। बात समझ में आ रही है? तो धातु ऑक्साइड क्या होगा, है ना? तो ये तो क्षारीय होगा, ये आपका क्षारीय होगा, और वैसे भी बना किससे भाई? क्षारीय मृदा धातु से बना है। ये जो है ये क्षार है आपका। Na2 जो O है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Na2O। तो ये भी क्या है? तो ये भी धातु ऑक्साइड है। तो ये भी यदि आपका धातु ऑक्साइड है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? भाई ये भी क्षारीय होगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऑप्शन या आंसर को फोकस नहीं करना है, उसके जो आसपास की चीजें हैं वहां से भी अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये रहा अम्ल, ये घूम कर आया, यहां से बाहर गया, और ये देखो कहानी समझ में आई। तो ये HCl जो है ये क्या होगा भाई? तो ये एक प्रकार का अम्ल होगा। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। ओके, नीले लिटमस को एक विलयन जो है वो लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक। तो पूछा गया है कि उसका पीएच क्या होगा। तो देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। नीले लिटमस को कैसा कर रहा है भाई? लाल कर रहा है, तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसे याद करवाया था? याद करो, ए था, ठीक है, उसके बाद आपका ब्लू था, उसके बाद फिर कैसा था? आर था। ABR से हमने याद किया था कि जो आपका अम्ल यानी कि एसिड है, ठीक, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? रेड में कर देगा, लाल में कर देगा। तो कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। नीले को लाल मतलब अम्लीय होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो, क्षारीय क्षारीय क्षारीय, और ये आपका अम्लीय। तो ये वैसे भी आ जाता कॉमन सेंस से, क्योंकि बाकी सबका जो है वो 7 से ज्यादा है और एक ही का 7 से कम है, तो 6 आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है भाई? तो HCl कितना होता है? तो ये होता है 75%, और HNO3 कितना होता है? तो ये होता है आपका 25%। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। HCl कितना? 75%, HNO3 कितना? तो भाई 25%। तो कितना हो जाएगा? हम यदि इसको अनुपात के तरीके से लिखें तो ये 3:1 हो जाएगा। सवाल पैदा होता है, सर एक्वारेजिया है क्या? कोई इसका उपयोग बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखो। आप यदि एक्वारेजिया में सोने की कोई भी चीज डालते हैं तो वो पूरी तरीके से गल जाती है। मतलब ये कि आपका जो एक्वारेजिया है, जिसमें HCl और HNO3 दोनों बहुत ही खतरनाक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? किसी भी सोने की चीज को आप डालेंगे वो इसमें गल जाएगी। बात समझ में आएगी? चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 3:1, यानी कि 3:1। बिल्कुल सही बात, नोट कर लो। चलो ओके, अब पूछा गया है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देता है, या देगा होता है, या तो देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ठीक है, तो बात हो रही है किसकी भाई? पीएच की।
बात किसकी हो रही है? पीएच की हो रही है। ध्यान से देखो, तो देखिए ये आपका अम्ल है, यदि पीएच 2 है तो अम्ल है। ये आपका उदासीन है, उदासीन है इसका मतलब जल है। बात समझ में आ रही है? ये जो है ये भी आपका अम्ल है, यहां लिख दो। और ये जो है ये कैसा होगा? आपका क्षार होगा। तो आंसर आपका 13 होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है। आंसर जो है हमारा कितना है भाई? डी यानी कि 13। चलिए, क्या पूछा गया है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस जो है उसको वो कैसा कर रहा है भाई? नीला कर रहा है। लाल लिटमस जो है उसको वो कर रहा है नीला। ठीक है इसका मतलब वो क्षारीय होगा, क्योंकि जो अम्लीय होता है वो नीले को लाल करता है। तो जो क्षारीय होगा वो लाल को किस में परिवर्तित कर देगा भाई? नीले में। तो आंसर क्या आना चाहिए? क्षारीय। अब क्षारीय कौन सा है? तो ये देखो, वैसे भी सारे के सारे जो है वो अम्लीय हैं। 5 है, 4 है, 1 है, तो अम्लीय हो गया। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर होना चाहिए आपका क्षारीय यानी कि 10। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर हमें रंग कैसा मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट है, मिथाइल ऑरेंज को मिलाने पर रंग कैसा मिलता है भाई? तो जब भी ये रिएक्शन होती है रंग कैसा मिलता है? हरा मिलता है। और आंसर जो है हमारा वो होना चाहिए हरा रंग। चेक करेंगे एक बार। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देख लो इसको। ठीक, चलो। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से, बढ़िया सवाल है, देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इसका मतलब बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी में डालते हैं तो रंग कैसा हो जाता है भाई? दुधिया हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। इस विलियन में क्या होगा? तो हमें पता है कि ये एक ऐसा विलियन है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। तो वो क्या है? हमारा KCl है। बात समझ में आ रही है? KCl जब अंडे के विलियन के पिसे हुए अंडे के पिसे हुए कवच से जब अभिक्रिया करेगा तो एक गैस निकलती है। और कौन सी गैस निकलती है भाई? तो CO2 गैस निकलती है। और ये CO2 गैस जो होती है वो चूने के पानी को कैसा कर देती है? दुधिया कर देती है, मिल्की कर देती है। इसका मतलब ये विलियन कौन सा होगा? तो ये विलियन होगा आपका KCl। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का चेक कर लेंगे एक बार। बिल्कुल सही बात, KCl। ठीक, चलो। अब अगले सवाल में क्या पूछा गया है? NaOH का 10 ml विलियन, ओके, एक क्षार है, 10 ml है, HCl के 8 ml को। तो सबसे पहले तो यहां लिख लो कि NaCl जो है, NaOH जो है उसका 10 मिलियन है और HCl के 8 ml जो है उसका वो उदासीनीकरण करता है। ठीक है, उदासीनीकरण करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि आप यदि क्षार में अम्ल को मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे आपका जल बनेगा और साथ में बनेगा लवण यानी कि नमक। ठीक है, चलिए। तो 10 ml यदि 8 ml को, NaOH का 10 ml यदि HCl के 8 ml को न्यूट्रल करता है तो NaOH का 20 ml कितने को करेगा? ये तो बचपन वाली बातें हो गई। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली की 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी? तो उसी तरीके का सवाल इन्होंने यहां पूछा है कि 10 ml यदि 8 ml को न्यूट्रलाइज करता है तो 20 ml कितने को करेगा भाई? तो 16 ml को करेगा। तो 20 ml कितने को करेगा? तो 16 ml को करेगा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों के? पक्का पक्का। तो आंसर होना चाहिए आपका 16 ml। ठीक है, कहीं दिया हुआ है क्या? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है भाई नीला थोथा, ठीक है, तूतिया क्या होता है? बात समझ में आ रही है? तूतिया क्या होता है? तो भाई नीला थोथा क्या है? तो ध्यान से देखो, ये है आपका, देखो स्टूडेंट, CuSO4 जो है ना उसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। पर यदि आप इसमें 5 H2O मिला देते हैं इस तरीके से, यदि ये 5 H2O के अणुओं के साथ में उसका जलीकरण यानी कि हाइड्रेशन यदि हो जाता है तो वो किस कलर का दिखने लगता है भाई? तो ये दिखने लगता है किस कलर का? तो ये दिखने लगता है नीला। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये होता है हमारा नीला।
बात समझ में आ गई? चलो, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा आंसर, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, तो ये हमारा आंसर है। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है, और आंसर है हमारा CuSO4.5H2O। बात समझ में आ गई? तो वही हमारा आंसर है, नीला थोथा। चलो, अब क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके सोडियम कार्बोनेट है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट आपका जो है, ठीक है, ये इस अवस्था में नहीं पाया जाता। ये अपने आसपास की जो आर्द्र वायु होती है उससे जल वाष्प को ग्रहण कर लेता है और ये बन जाता है, आगे इसके यहां पर आ जाएगा 10H2। तो यही हमारा सोडियम कार्बोनेट या फिर कपड़े धोने का सोडा है, और इसका आंसर क्या है भाई? तो इसका आंसर है आपका ये पूरा। क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? सवाल तो बड़े ही आसान है ना? ध्यान से देखो, तो ये हमारा आंसर है। कर लिया सब लोगों ने नोट? चलो, अब पूछा गया भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो इसको हम लोग POP भी बोलते हैं, है ना? प्लास्टर लग जाता है, हड्डी टूट जाती है तो उसको सेट करने के लिए प्लास्टर लगता है, मूर्तियां बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? POP है। चलिए, तो ये तो नहीं है, ऊपर वाला जो है ये आपका जिप्सम है, ये आपका जिप्सम है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि H4 है, गलत है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो इस तरीके से है, CaSO4 1/2H2। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि और जल उसमें डाल देंगे तो वो आपका जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो जिप्सम है, 1/2 लिखा हुआ है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देख ले। अच्छा, ये सही हो गया हमारा। चलो ध्यान से देख लो अगले सवाल में क्या पूछा है इन्होंने। ठीक है, चलो देखो, तो पूछ रहे हैं कि भाई आपका जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिर से हो सकता है, बेकिंग सोडा बोला गया है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था उसमें बेकिंग पाउडर था, तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, उसका एक फिक्स जो आपका रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो नहीं हो सकता है। पर जब आप बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बेकिंग सोडा क्या होगा भाई? तो ये होगा आपका खाने का सोडा है, तो ये होगा आपका NaHCO3। अच्छा, ये जो है ये कॉस्टिक सोडा है, ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा है, और ये जो है ये है भाई आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? NaHCO3। चलो इसको क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल में क्या पूछा गया भाई? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होगा? तो 7 के बराबर तो नहीं होगा, अम्लीय ऑक्साइड है। अच्छा, 7 से अधिक भी नहीं होगा, 7 से कम होगा, ये भी गलत है। तो सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए भाई? 7 से कम होना चाहिए। चलिए, तो सवाल बहुत ही आसान है, नो डाउट। चलिए अभी पूछा गया है कि उच्च वसीय अम्लों के, ठीक है, उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं और रबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है? साबुन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बहुत लंबी जो है आपके हाइड्रोकार्बन की क्या रहेगी? चेन रहेगी, श्रृंखला रहेगी, और वो क्या कहलाएगा? आपका साबुन। एक ऐसा ही हम साबुन लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद रहे, C17H35COO, और यहां पर आ जाएगा आपका Na+, और परलोस में कहीं पर होगा O-, और यहां पर होगा Na+। तो क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई? बोलिए यस सर, पक्का ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्यों क्या? अब देखो इसमें अम्ल कहां से आया, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या था कि पहले जो था ये ऐसा था, थोड़ा इसको हम पूरा बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। तो पहले था C17H35COOH। अब यदि आपको पता हो तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अब यदि आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? आप इसकी रिएक्शन कराओगे NaCl के साथ में। तो क्या होगा कि जहां पर आपका हाइड्रोजन है वहां पर आपका सोडियम आकर लग जाएगा, ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका निकल जाएगा यहां से बाहर। तो देखो कितना हो जाएगा? C17H35COO, यहां पर Na होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो भाई HCl होगा।
बात समझ में आ गई। तो इस तरफ सोडियम होगा और वहां पर क्या होगा आपका HCl। तो ये जो चीज बनी ये किससे मिलकर बनी भाई? ये अम्ल से मिलकर बनी। ये जो यहां पर चीज थी आपका, ये जो ऊपर था ये क्या था? ये एक प्रकार का लंबी श्रृंखला वाला उच्च वसीय क्या था भाई? अम्ल था। कौन सा अम्ल था? तो इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है? तो हाइड्रोजन, ये सॉरी COOH लगा हुआ है। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ NaOH की आप NaCl की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा ये एक ऐसा यौगिक जिसको आप बोलते हैं साबुन। तो भाई ये क्या है? तो ये आपका साबुन है और साथ में क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। तो यही तो पूछा है इन्होंने कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ठीक, तो सोडियम लवण ये देखो Na लग गया यहाँ पे, तो क्या कहलाते हैं भाई? तो ये कहलाते हैं आपके साबुन। क्रॉस चेक कर लेंगे, बिल्कुल कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, हमने 50 के आसपास जो सवाल हैं वो आज लगाए, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी देखे। क्या आपको ये जो सारी चीजें हैं ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से क्या है, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो ले लिया। ठीक, तो इसी तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है, आप किसी भी क्लास में, आपको किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए यदि कोई भी परेशानी है, ठीक है, तो आपकी परेशानी का एक ही सॉल्यूशन है और वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मतलब ये कि आप यदि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उसकी वेबसाइट पर जाकर या ऐप पर जाकर यदि इस जगह पर जाकर रजिस्टर करते हैं, क्या करते हैं भाई? रजिस्टर करते हैं, तो आपको जो पूरी की पूरी एजुकेशन है वो मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि किसी भी प्रकार का पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन सिस्टम नहीं है, कोई डिस्काउंट वाली बातें नहीं है, सब कुछ फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ क्या करना है भाई? तो आपको रजिस्टर फॉर फ्री जो है वहां पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे क्या होगा? तो ध्यान से देखते हैं क्या होगा भाई, देखो। तो जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी टीम है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जो पूरी टीम है वो आपके सामने होगी अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ में। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा क्लिक करना है और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, आप अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखो, सभी के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब मानकर चलते हैं कि आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का पैकेज या फिर कूपन, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ क्लिक करना है और वीडियोस देखने हैं। अब मान लेते हैं कि केमिस्ट्री के लिए आपने यहाँ पर वॉच नाउ किया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो केमिस्ट्री है, ठीक है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जो केमिस्ट्री है, तो वहां पर उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपके सामने होंगे। मतलब ये कि आप किसी भी कक्षा में हैं, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आपको MCQ वीडियोस मिलेंगे, आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, आपको NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स बस कुछ नहीं करना है, आपको फुल कोर्स जो है वहां पर क्लिक करना है। बात समझ में आ गई? जैसे आप फुल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा भाई, तो पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का जो पिटारा है वो आपके सामने होगा, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि इस तरीके से, जिसमें हमने बताया है कि भैया कक्षा 10वीं जो है उसकी विषय सूची या एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस तरीके से सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सारी चीजों को आप अपने ध्यान में रखें, और यदि आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है और वो है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मतलब ये कि आप यदि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में, किसी भी क्लास में है, किसी भी बोर्ड में है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको प्रोवाइड करता है पूरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।